नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की। राष्ट्रीय आय का टॉपिक हम देख रहे हैं। राष्ट्रीय आय के टॉपिक में देखें भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास क्या रहा है, इसकी बात करेंगे। देखिएगा, आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास देखें तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1867-68 में दादाभाई नौरोजी द्वारा की गई। किसके द्वारा? 1867 से 68 के मध्य दादाभाई नौरोजी द्वारा की जाती है। दादाभाई नौरोजी, इन्होंने पुस्तक थी इनकी, दादाभाई नौरोजी की पुस्तक कई बार पूछी जाती है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक दादाभाई नौरोजी की है। इसमें राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना की गई थी 1867-68 में, के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय उस समय कितनी बताई गई? 20 रुपये, और वार्षिक आय कितनी बताई गई? 340 करोड़ रुपये बताई गई थी। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु 4 अगस्त 1949 को पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय नियोजन समिति का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय नियोजन समिति बनी? पीसी महालनोबिस, 4 अगस्त 1949 को। इस समिति ने 1951 से लेकर 1955 तक भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। 1955 तक इसने की थी। उसके बाद 2 मई 1951 में भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन यानी कि सीएसओ का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा सीएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSSPI के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है। सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना 2 मूल्यों के आधार पर करता है। कितनों पर? 2 पर। एक तो चालू मूल्यों पर, हमने पहले ही बात की, साप्ताहिक पर नहीं करता है, बात करी थी पहले भी। चालू मूल्य पर प्रचलित और चालू मूल्यों प्रचलित स्थिर मूल्यों पर 2011-12, आधार वर्ष 11-12 है। ठीक है ना, स्थिर मूल्य है। सीएसओ को राष्ट्रीय आय के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करता है। 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन यानी NSSO, नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया तथा इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में। सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना प्रतिवर्ष किंतु जीडीपी के आंकड़े वर्ष 1997-98 में त्रैमासिक यानी वर्ष में 4 बार प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय आय के लेखांकन को सामाजिक लेखांकन कहा जाता है तथा सामाजिक लेखांकन के आंकड़े जिस पुस्तक में होते हैं उस पुस्तक को व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। कौन सा पेपर? व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले क्षेत्रों की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय आय में योगदान देते हैं। राष्ट्रीय आय में योगदान 3 क्षेत्रों का आता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। आजकल चतुर्थक क्षेत्र भी आने लगे हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्रों में 4 क्रियाएं सम्मिलित होती हैं: कृषि क्षेत्र, कृषि से संबंधित क्षेत्र, खनन क्षेत्र और उत्खनन क्षेत्र। भारत की बात करें तो स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान ज़्यादा था, किंतु वर्तमान में इन क्षेत्रों का योगदान धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि खनन पे प्राथमिकता कम हो रही, धीरे धीरे जो है सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा बढ़ रहा है ना। अर्थात भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान निरंतर गति से कम हो रहा है। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से सम्मिलित होंगे? द्वितीय क्षेत्रों को उद्योगों के नाम से भी जाना जाता है, उद्योग क्षेत्र के नाम से कह सकते हैं इसको। इसमें 5 आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। बात करें निर्माणी क्षेत्र, विनिर्माणी क्षेत्र, जल आपूर्ति क्षेत्र, जल विद्युत आपूर्ति क्षेत्र और गैस आपूर्ति क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय में इन क्षेत्रों का योगदान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में बात करें, तृतीयक क्षेत्र में देखें, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रों के नाम से भी जाना जाता है। इनमें सभी प्रकार की सेवाओं जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। तीसरे क्षेत्र में स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में इन क्षेत्रों का योगदान सबसे कम था, किंतु वर्तमान में इन क्षेत्रों का योगदान सर्वाधिक है। अर्थात तृतीयक क्षेत्रों का योगदान निरंतर तीव्र गति से क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तृतीयक क्षेत्रों में यानी सेवा क्षेत्र जिसे कहा जाता है, इनका योगदान राष्ट्रीय आय में बढ़ रहा है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियों की बात करें तो साइमन कुंज नेट्स के अनुसार बात करें तो द्वारा राष्ट्रीय आय गणना करने की 3 विधियाँ बताएगी: उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि 3 है। उत्पाद विधि में देखें तो उत्पाद विधि, इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्यों के आधार पर की जाती है। एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य फाइनेंशियल ईयर रहता है। ठीक है। अंतिम मूल्यों के आधार पर की जाएगी, जो लास्ट मूल्य होगा वो। इसलिए इस विधि को नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। इस विधि को मूल्य वर्धित विधि कहते हैं, क्योंकि इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादित वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्यों के आधार पर की जाती है। आय विधि यानी इनकम मेथड की बात करें तो इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के चारों साधनों से प्राप्त
होने वाले प्रतिफल को लेकर या उसको जोड़कर की जाती हैं। ठीक है। आय विधि के अंतर्गत देखें तो आय विधि के अंतर्गत क्या रहेगा, उत्पादन के साधन, भूमि से, पूंजी से, श्रम से, साथ से किस तरीके से आय आ रही है, कौन कौन से साधन हैं उसकी बात करेंगे, इनको सम्मिलित किया जाएगा। वही विधि में क्या होगा, वही विधि में बात करें, इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना उपभोग पर किए गए खर्च एवं बचत पर किए गए खर्च को जोड़कर की जाती है, इसलिए इस विधि को उपभोग बचत विधि भी कहा जाता है। इसलिए इस विधि को क्या उपभोग बचत विधि भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें कुछ और तो इस विचार हिंदू वृद्धि दर बड़ा टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है। इस विचारधारा का प्रतिपादन प्रोफेसर राज कृष्णा द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि 1950 से 1980 तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 3.5% रही। इस शब्द का प्रतिपादन 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। दूसरा है ग्रीन अकाउंटिंग यानी हरित लेखांकन। ये राष्ट्रीय आय की एक नवीन अवधारणा है, ठीक है ना, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर पार्थादास गुप्ता द्वारा किया गया। हरित लेखांकन पार्थादास गुप्ता, याद रहे। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य में होने वाली कमी का समायोजन राष्ट्रीय आय में किया जाता है। जो प्राकृतिक संसाधन है उनके मूल्यों में जो होने वाली कमी है, इसका समायोजन राष्ट्रीय आय में किया जाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। जीडीपी डिफ्लेक्टर की बात करेंगे। जीडीपी की गणना कैसे जिसे कह सकते हैं तो मौद्रिक नीति और अपन वास्तविक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी अपन में वास्तविक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपन में रियल जीडीपी इंटू में 100, तो जीडीपी डिफ्लेक्टेड आ जाएगा। ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।